हाँ बेटा, 2 ही करे थे। ओके, कोई बात नहीं, 2 नहीं सारे करना, ठीक है। ओके मैम। ओके, स्टार्ट करें क्या आज का फिर? सॉरी। यस मैम। चलो, आ गए हैं यहाँ पे सारे बच्चे, जो लास्ट टाइम थे वो भी आ गए हैं, है ना। शायका नहीं थी पिछली बार, वो भी आ गई है। चलो, तो बच्चे आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो तुम्हारा रहने वाला है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो अपनी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रह गई थी, राइट। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही हमारा खत्म होगा, देख लेंगे कितना टाइम लगता है ऑस्मोटिक प्रेशर में। अगर जल्दी खत्म हो गया तो मैं तुम्हें एबनॉर्मल मोलर मास स्टार्ट करा दूंगी, थोड़ा इंट्रो वाला पार्ट बता दूंगी। अगर देख लेंगे जैसा भी हमारा टाइम का रहेगा। गुड इवनिंग तान्या। ठीक है, जैसा भी हमारा टाइम का रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल हमें क्या डिस्कस करना है बच्चे? ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करना है, ठीक है। वैसे ही सेम वही करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे जैसे करते थे, ठीक है। हालांकि इसके क्वेश्चन काफी सारे हैं, एबनॉर्मल मोलर मास और ऑस्मोटिक प्रेशर के कम से कम मैंने तुम्हें 13 to 15 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, राइट। तो जैसे जैसे हमारा जो जो होता जाएगा हम क्वेश्चन भी करते जाएंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। तो ऑस्मोटिक प्रेशर करने से पहले बच्चे हमें देखना होगा ऑस्मोसिस क्या होता है। डायरेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर पे जंप नहीं कर सकते ना, समझे कि नहीं? हाँ, तो अच्छा एक बात बताओ, आपके बैच में से था क्या कोई स्टूडेंट जिसने मुझसे ये पूछा था कि मैम पिरिडीन और वाटर का जो मिक्सचर है वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है या नहीं? एक बार मुझे बता दो, क्योंकि ना काफी बैचेस है ना, तो मुझे याद नहीं रहता है। इसी बैच में से था क्या कोई, या कोई और बैच में से था? हम इस बैच में से तो नहीं था, बट आप बता दो। अच्छा, तो नहीं, सार्थक नहीं था लोग। हाँ, तो पिरिडीन और वाटर का जो मिक्सचर है वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है। देखो, आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है कि हर एक मतलब उसको याद करो आप मिक्सचर को कि ये एजियोट्रोपिक है या नहीं है। अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो आपको सिंपल सा पता लग जाएगा। अगर 4 ऑप्शन है आपके, तो 3 ऐसे होंगे जो आइडियल के होंगे, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल होंगे, और एक ऐसा होगा जो नॉन आइडियल का होगा। वैसे तो सारे नॉन आइडियल एजियोट्रोपिक नहीं बनाते हैं, लेकिन वैसा देंगे नहीं आपको एग्जामिनर। तो चेक कर लेना उन चारों में से नॉन आइडियल कौन सा है, और वही आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा। पहली बात तो ये समझे। दूसरी बात ये, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या किया था बच्चे? जब मैं आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बता रही थी तो मैंने आपको ये डेफिनेशन बोली थी कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, बोली थी कि नहीं बोली थी? पहले ये बताओ, याद है बोली कि थी। किसी को? हाँ, तो कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, आई थिंक पंकज कर रहा था या पीयूष कर रहा था, आई डोंट नो, कि वो कंसंट्रेशन सॉरी डाइल्यूशन वाला जो है, क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के नाम मान के डायरेक्ट उसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहा था, राइट। तो मेरी एक बात सुनो ध्यान से, ऐसा नहीं है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ही एप्लीकेबल है। अगर आपके पास कोई कंसंट्रेटेड आ जाता है सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा हो, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उस पर भी एप्लीकेबल है। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये देखा गया कि जितने भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो बच्चे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, उस केस में, हर किसी के केस में, जो सोल्यूट की अमाउंट है वो काफी कम देखी गई है सोलवेंट के कंपैरिजन में। इस वजह से ये डेफिनेशन बना दी गई कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अगर तुम्हारे पास मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल ऑन, और 4 ऑप्शन आ जाते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज, तो तुम्हारा आंसर होगा बोथ ए एंड बी। समझे इस बात को, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, और इसका मैं आपको लॉजिक भी दे सकती हूँ कि इन्होंने डेफिनेशन में ये क्यों बोला कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आपने क्या देखा था बच्चे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो आपका डेल्टा टीबी था वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ऐसे ही सेम डेल्टा टीएफ भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। समझे कि नहीं? यही बताया था ना? यस मैम। तो आपको पता है, अगर मैं मोलैरिटी और मोलैलिटी में एक छोटा सा आपको डिफरेंस बताऊं, तो आपने देखा होगा कि जो मोलैरिटी होती है वो आपका कंसंट्रेटेड होता है, और मोलैलिटी डाइल्यूट होता है। मोलैलिटी, सॉरी, ये पढ़ा है तुम लोगों ने? पढ़ा है क्या कहीं पे, या बताऊं? आई पढ़ा है। थिंक जिन्होंने मेरे से क्लास ली होगी मैम उन्होंने। बता दो। देखो बच्चे, स्तुति, वैसे मैंने मेरी क्लास में बताया था
ठीक है। मोलैरिटी में आप बेसिकली क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन, यही करते थे ना कि 1 लीटर सोल्यूशन में भैया कितना नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वो आप मोलैरिटी बोलते थे। जबकि मोलैलिटी में आप क्या करते थे कि 1 लीटर में तो भैया जितना आपका सोल्यूट प्रेजेंट है, ऊपर से आप क्या डालते थे, सोलवेंट डालते थे कि नहीं डालते थे। तभी मोलैलिटी ma'am. वाली टर्म में क्या आया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। इट मींस आप एक्स्ट्रा सोलवेंट ऊपर से डालो, इसलिए बोला जाता है मोलैलिटी को डाइल्यूट। और क्योंकि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से, जिसमें से 2 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो मोलैलिटी पे डिपेंड करती हैं, तो इस तरह से भी आप डेफिनेशन को मोल्ड कर सकते हो कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसके पीछे लॉजिक है, कुछ ऐसा नहीं दे रखा है कि कुछ भी लिख देंगे केमिस्ट्री वाले हम मान लें। समझे इस चीज को सारे? यस मैम। हाँ, अब कंफ्यूज मत होना। चलो, आई थिंक अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले बच्चे ऑस्मोसिस करना है, तो इसकी डेफिनेशन लिखो सारे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसकी डेफिनेशन में। लिखो द नेट, लिखो द नेट, जितना भी होगा कोई बात नहीं। एक्चुअली हमारे पास एक और लेक्चर है अभी पूरा इसको अच्छे से वाइंड अप करने का, किसको, हमारे सॉल्यूशन चैप्टर को। तो तुम टेंशन ना लो, अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ही इसको खत्म करेंगे, समझे? 21 स्टूडेंट्स हैं। द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ, वैसे मुझे पहले लिख के रखनी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं। द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, लिखो, लिख रहे हो ना? Yes, ma'am. from the solvent to the solution or from a less concentrated solution to more concentrated solution through a through a semi परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें जो जरूरी होगा सिर्फ वही पढ़ेंगे जहां से आपके पेपर में आते हैं। हमें ना कोई डेरिवेशन करने की जरूरत है, ना ही कुछ और, ठीक है? जैसा पेपर में आता है, जिस टॉपिक से आते हैं, सिर्फ मेन फोकस उसी पे रहेगा और क्वेश्चन भी उसी के करने हैं। तो देखो बच्चे क्या लिखा है, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन, solvent to the solution, या आप बोल सकते हो from a less concentrated solution to a more concentrated solution through a semi permeable membrane, right? तो देखो इसका डायग्राम बना लेते हैं हम। सेमी परमेबल का मतलब क्या हुआ? सेमी मतलब आधा, मतलब आधी चीजों को ही परमिट करेगा। हाँ, डू नॉट परमिट द सोल्यूट पार्टिकल। तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ प्यारी सी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है? इसके बीच में आपको पता है पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होंगे तो भैया तभी तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स निकलेगा ना, वहां से पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा वहां से, ठीक है? एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वेरी गुड, तुम्हारे तो पहले ही आंसर आ जाते हैं, ठीक है? तो सपोज ये आपका सॉल्यूशन 1 है इस साइड, और यहाँ पे सॉल्यूशन 2, राइट? सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, इसकी कंसंट्रेशन है C2। ओके, तो लेट अस सपोज बच्चे की C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है C2 से, C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है C2 की कंसंट्रेशन से। तो बेसिकली मूवमेंट कहां से होगी बच्चे? क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, पोर्स लगे हुए हैं, और आपको अच्छे से पता है कि सोल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा होता है सोलवेंट पार्टिकल के कंपैरिजन में। तो वो अपने अंदर से किसको जाने देगा बताओ? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को जाने देगा। तो क्योंकि तुम्हारी C2 की कंसंट्रेशन कम है, C2 की कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, समझे कि नहीं? क्योंकि कंसंट्रेशन वर्ड जब भी मैं यूज करूं तो समझ जाना कि मैम सोल्यूट के लिए बोल रही है, समझ रहे हो ना? जब भी मैं कंसंट्रेशन वर्ड यूज करूं तो समझ लेना कि भैया मैम सोल्यूट की बात कर रही है, कि वहां पे सोल्यूट ज्यादा है। अगर कंसंट्रेशन कम है, इट मींस वहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट की ज्यादा है। तो जो आपकी मूवमेंट होगी वो कहां से होगी बच्चे? वो होगी C2 से C1 की तरफ, C2 से C1 की तरफ। अब आप कहोगे मैम C1 की माना की कंसंट्रेशन ज्यादा है,
माना कि सोल्यूट उसमें ज्यादा है, लेकिन सोलवेंट उसमें भी तो ज्यादा, सोलवेंट उसमें भी तो होगा, तो थोड़ा सा ही हो, तो वहां से भी तो सोलवेंट के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं C1 और C2। तो बिल्कुल C1 से C2 भी मूव करेंगे, C2 से C1 भी मूव करेंगे, लेकिन ज्यादा कहां से मूवमेंट होगी, C2 से C1। तो जो ये मैंने आपको येलो एरो से दिखाया है वो बेसिकली क्या है बच्चे, नेट मूवमेंट है। क्या है, नेट मूवमेंट है। समझे क्या नहीं समझे, जल्दी बोलो, है ना। तो आपसे Yes, ma'am. पूछे कि भैया Yes, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन तो तुमने रट रखी है कि लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, मूव करेगा। लेकिन कोई पूछ ले कि भैया C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मान लिया, लेकिन उसमें भी तो सोल पानी है ना, तो वो भी जा सकता है। तो तुम कहोगे हाँ बिल्कुल जाएगा, लेकिन ज्यादा मूवमेंट कहां से होगी, C2 से C1। इसलिए हम क्या दिखाते हैं, नेट मूवमेंट दिखाते हैं, और जो हमारी नेट मूवमेंट है वो C2 से C1 जाएगी। अगेन आई रिपीट कि नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रहा है ये काम, ऑस्मोसिस का काम ध्यान रखना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप हो रहा है, ठीक है। या तो आप थोड़ा सा उसको इनिशिएट कर दो या वो अपने आप ही होगा, ठीक है। झरना ऊपर से नीचे बहता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या यू कैन से लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस पे मैं क्यों इतना जोर डाल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जो आपके पास ऑस्मोसिस के एग्जांपल्स हैं उससे क्वेश्चन आता है कि नहीं आते, बताओ। तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। वैसे तो आपके ना ढेरों एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस के, ढेरों, लेकिन हमें वो ढेरों यहाँ पे नहीं करा सकती सारे के सारे। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे मैं 2-3 बता देती हूँ, आपको तरीका बता देती हूँ कि कैसे आप किसी में देखोगे ऑस्मोसिस हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में भी नहीं है इतने एग्जाम्पल। तो एक काम करेंगे आप प्रदीप में ना, हाँ मैं इंपॉर्टेंट ही बता रही हूँ। आप ना एक काम करेंगे बच्चे, प्रदीप में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, मतलब ऑस्मोसिस के डेफिनेशन के, एप्लीकेशन के नाम से, एग्जाम्पल के नाम से। तो एक बार उसको बस रीड आउट कर लेना मेरे कहने पे, ठीक है। तो इसके सिंपल सिंपल एग्जाम्पल देखो। अगर मान लो आपने ये तो देखा होगा ना, किशमिश तो सबने खाई होगी ना, खाते हो ना किशमिश। Yes, ma'am. एक सेकेंड रुक जाओ, सम टीचर ने मिस, ओके चलो जी। हाँ तो किशमिश भैया सबने खाई है। तो आप क्या करते हो, रात को बाउल में उसको भिगो के रखते हो, राइट। ये तो मैंने मटका सा बना दिया, ठीक है, ठीक है। रात को किशमिश भिगो के रखते हो पानी में। तो आपने नोटिस किया होगा कि सुबह वो थोड़ी सी फूल जाती है, नोटिस किया क्या सबने। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. बेसिकली क्या होता है बच्चे, जब आप पानी में किशमिश को रखते हो ना, जो किशमिश की है, किशमिश की जो ऊपर आउटर वॉल है वो बिहेव करती है एज अ सेमी परमेबल। मैम नो मैम, नहीं देखा क्या, किशमिश नहीं खाई क्या सार्थक। खाई है लेकिन कटोरे में ऐसे छोड़ के नहीं रखा कभी, तो देखा नहीं। अच्छा आज करना रात को ये वाला मैम काम। इसको एलमंड का एग्जांपल दे दो। एलमंड तो याद नहीं, हाँ एलमंड का, बादाम भी आपने खाए, बादाम तो खाया होगा ना, बादाम तो फुला फुला सा हाँ होता है ना, सुबह स्वेल हो जाता है, ठीक है। या हाँ अंगूर ग्रेप्स खाई हो, मैं दोनों का दे देती हूँ, ठीक है। किशमिश मान लो आप पानी में भिगोते हो, तो किशमिश की जो आउटर वॉल है वो बिहेव करती है एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और आपको पता है फ्लो ऑफ मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, सोलवेंट टू सॉल्यूशन। तो मतलब आपको पता है पानी में, पानी की कंसंट्रेशन इस टाइम ज्यादा है, तो वो कहां से कहां मूव करेगा भैया, पानी जाएगा किशमिश में। तो जिसकी वजह से आपकी किशमिश क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। समझे कि नहीं। ऐसे ही अगर आप मान लो आप ग्रेप्स रखते हो पानी में, तो उसका भी सेम यही रीजन होता है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्तुति सार्थक करके देख लेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे अगर मान लो आप ग्रेप्स को रखते हो उसमें, अंगूर को रखते हो आप नमक वाले पानी में, तो वो उल्टा हो जाएगा, ग्रेप से पानी की मूवमेंट हो जाएगी आपके उस कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से जो ग्रेप्स का साइज है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो आपको चीजें समझ पा रहे हो क्या, कैसे मूवमेंट हो रही है। सिंपल एक फंडा है बच्चे, सिंपल फंडा है। अगर आपने कोई चीज रखी नमक वाले पानी में, तो समझ जाना वो चीज श्रिंक हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे। अगर मान लो आपने किसी चीज को रखा पानी में, तो वो चीज स्वेल हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखो, सारे क्वेश्चन कर लोगे। क्लियर है बच्चे,
यस मैम। ओके, तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में तो नहीं लिख रही, छोटा सा लिख लूं ताकि तुम्हें याद रहे। एक मैंने ग्रेप्स का एग्जांपल दिया, एक किशमिश का। रेजिन लिख लो, तुम कहोगे किशमिश बोल रहे हो मैम, रेजिन लिख लो, तुम्हें ज्यादा इंग्लिश बहुत पसंद है, रेजिन लिख लो, राइट। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हो बच्चे, बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, आप वहां पे देख लेना, सेम वही फंडा है। नमक वाले पानी में रखोगे श्रिंक, पानी में रखोगे तो स्वेल, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। आपके जो फ्लावर्स होते हैं जो हम उसको फ्लावर पॉट में रखते हो, तो क्या पानी वाले सॉरी जो आपके फ्लावर सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो उसको आप पानी में क्यों रखते हो? क्योंकि जो मूवमेंट होती है वो पानी से फ्लावर की साइड होती है, जिसकी वजह से आपके फ्लावर जो है ज्यादा टाइम तक खिले खिले से लगते हैं। ठीक है, एक ये भी एग्जाम्पल है, इसको भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो काफी सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ दूं तो मैं शायद 1 घंटा इसी में ही चला जाए, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट समझना आपको। ठीक है, अब उसके बाद बात ये आती है बच्चे, एक बार मैं डायग्राम दोबारा से बनाऊंगी यहाँ पे। अब मैंने ये तो बता दिया तुम्हें कि सॉल्वेंट की जो मूवमेंट है वो सॉल्यूशन की साइड होगी। सपोज यहाँ पे सॉल्वेंट है और यहाँ पे तुम्हारा सॉल्यूशन है। अरे क्या हो गया, लड़ाई क्यों कर रहे हो? सार्थक, स्तुति, बस अब बच्चे इस पे ध्यान दो जो मैं पढ़ा रही हूँ, है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इधर देखो अब ध्यान से, है ना? हाँ, मैंने आपको अभी क्या बोला बच्चे, ओस्मोसिस की डेफिनेशन ये बोली ना कि सोलवेंट से सॉल्यूशन की साइड आपकी नेट मूवमेंट होगी, और सपोज ये बीच में आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू होगी। लेकिन अब बात ये आती है कि मूवमेंट कब तक होगी? यहाँ पे तो जाए जा रहा है पानी, जाए जा रहा है, तो भैया इसका लेवल तो ऊपर की साइड चला जाएगा, हाँ या ना? बताओ मुझे। Yes, ma'am. दोनों की लेवल इक्वल हो जाएगी तो? क्या बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम जब दोनों सॉल्यूशन का लेवल इक्वल हो जाएगा, दोनों सॉल्यूशन का लेवल इक्वल हो जाएगा तब तक ये मूवमेंट होती रहेगी। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, इसके लिए हमें सॉल्यूशन की साइड, अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे आपने पिस्टन लगा रखा है, तो इस पिस्टन पे आपको कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा, ताकि जो आपकी मूवमेंट है सॉल्वेंट से जो सॉल्यूशन की साइड आ रही है वो स्टॉप हो जाए। तो आपको सिर्फ इतना ही एक्स्ट्रा, या बोल सकते हो उतना ही मिनिमम प्रेशर अप्लाई करना है कि आपका जो सॉल्वेंट मूव कर रहा है सॉल्यूशन की साइड, जा रहा है, वो रुक जाए। तो इतना तो अभी फिलहाल उसके ऊपर बाहर से प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ आपने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया, जिसको आप डिनोट करेंगे पाई से, तब जो सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है सॉल्यूशन की साइड, वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो तुम लिख सकते हो, यहाँ पे लिखो, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिख सकते हो बेटा, द एक्स्ट्रा प्रेशर, अरे आलोक बच्चे नोटबुक में लिख लो ना, द एक्स्ट्रा प्रेशर applied on solution side to just stop the movement of solvent molecule, ठीक है। ये डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी कहीं भी, क्योंकि क्योंकि हमारा टॉपिक ही आज का बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ये तो बहुत बुरी बात हो जाती है अगर मैं तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन भी नहीं बताती। अच्छा, अगर तुम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दोगे, फिर तो भैया क्या होगा, सॉल्यूशन से ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाने लग जाएंगे सॉल्वेंट की साइड, और उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। तुम्हारा आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। ओके, तो उसके बाद अब बच्चे क्या करना है हमें, उसके बाद भैया हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि बच्चे जो पाई है उसको आप डिनोट करते हो, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसको आप पाई से डिनोट करते हो। तो पाई जो है बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके कंसंट्रेशन के, सिंपल सी बात आप देख पा रहे हो, कंसंट्रेशन कम है ज्यादा है उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट होगी। और ये देखा गया बच्चे जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। और क्या देखा गया, बस इन दोनों को देखा गया। तो यानी कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन
और टी। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे बच्चे तो क्या लगाओगे, कांस्टेंट R. लगाओगे। तो उस कांस्टेंट के लिए भैया इन्होंने क्या चूज किया, आर चूज किया। अब जल्दी से इनके मीनिंग देख लो कि ये है क्या चीज। सी क्या है बेटू, कंसंट्रेशन है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू मैंने तुम्हें उस टाइम भी बताई थी। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। अगर जूल पर केल्विन पर मोल में पूछ रखा है तो 8.314, कैलोरी में पूछ रखा है तो आर की वैल्यू 2 लिखोगे। अगर लीटर पर एटमॉस्फेयर पर मोल में पूछ रखा है तो आप 0.082 लेंगे, राइट। और टेम्परेचर ध्यान रखना केल्विन में लोगे, टेम्परेचर केल्विन में लोगे। और पाई तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो चाहे बार में हो, है ना, चाहे आपका एटमॉस्फेयर में हो, पास्कल में हो। ओके, तो 1 एटमॉस्फेयर बच्चे किसके इक्वल होता है, 1.0 बार, राइट। और इसको आप 1 बार भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली। और 1 बार किसके इक्वल होता है, 10⁵ मैम 5 इसमें बॉन्ड हाफ इंडेक्स नहीं आएगा। क्या बच्चे, मैम इसमें बॉन्ड हाफ इंडेक्स नहीं आएगा। बच्चे भी मैंने वो पढ़ाया नहीं ना। शाइका बोल रहे हो क्या, यस मैम। शाइका भी मैंने बच्चे वो वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ाया, एबनॉर्मल मोलर मास वाला, इसके बाद कराऊंगी, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि उसको अगर उसको कराएंगे तो उसके लिए अलग से कुछ समझना पड़ेगा बच्चे, तो वो बाद में कराऊंगी मैं, ठीक है। हाँ, 0.9 ले लो, 1 बार इज इक्वल टू 0.987 ले लो या 1 ले लो, ठीक है। अगर कैलकुलेशन को इजी करना है बच्चे तो आप एक काम करेंगे, 1 ATM ही लेंगे, ठीक है बच्चे। अगर एग्जैक्ट जाना है, अच्छा कोई और था क्या, ओके, तो अगर तुम्हें एग्जैक्ट जाना है तो भैया तुम ले लो 0.987 बार। आई थिंक जिसने मुझसे पूछा उसकी फर्स्ट क्लास है, राइट बेटा, शायद जोया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद तुम ये भी ध्यान रखोगे 760 mmHg किसके इक्वल होता है, 760 टोर के इक्वल होता है। तो ये चीजें ना तुम भूलोगे नहीं, ये तुम्हारे यूनिट कन्वर्जन में काम आएगा। फिर पता चले न्यूमेरिकल तो इजी है लेकिन सारा का सारा भूल गए। ओके, अब कंसंट्रेशन क्या होती है ये भी बता दो मुझे, कंसंट्रेशन क्या होती है, अरे बता दो बेटा। N/V होती है कि नहीं होती, गलत लिख दिया क्या कुछ मैंने, इतना सन्नाटा क्यों छा गया बेटा। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स सही ऑफ है। सोल्यूट, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन Volume. लीटर। तो सी को लिख सकती हूँ ना N/V। आलोक इजी तो है, बोलो तो सही। यस मैम। इजी तो सब कुछ है, इजी तो सब कुछ है, तो तुम्हें सबको जेई क्लियर करके आना है, समझ गए ना। एन क्या है लिखो यहाँ पे बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तुम भूल जाते हो फिर, ठीक है। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर में, राइट। इसको और कैसे मॉडिफाई करोगे बच्चे, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं सोल्यूट के, गिवन मास। आलोक अपनी नोटबुक में लिख बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू V RT। इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखना है, अगर इसको भूल गए तो कोई न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाओगे। ये ब्लू आपको दिखाई दे रहा है क्या, या बहुत ज्यादा लाइट मैम दिख रहा है। दिख रहा है। फिर ठीक है, ओके दिख रहा है मैम। ठीक है, दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं कहाँ पे लिखूं, या तुम लिखो, चलो W2 लिखो, मास ऑफ सोल्यूट है, मेरा यहाँ पे स्पेस नहीं है। W2 मास ऑफ सोल्यूट है, M2 तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है ग्राम पर मोल में, ध्यान रखना बेटा। R गैस कांस्टेंट है और T तुम्हारा टेम्परेचर है केल्विन में, ठीक है। R की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि क्या होगा, ठीक है। मैम M2 बताना दोबारा। M2 है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, M2 है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट ग्राम पर मोल में, W2 है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स में, ठीक है मैम। ओके। उसके बाद क्या करना है, हाँ उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि भैया ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमारी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों,
क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर भी किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है। दूसरी चीज, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो यस मैम। आगे चले। Yes, ma'am. अब तुम्हारे भैया 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कौन कौन से, आइसोटोनिक, एक सेकंड बच्चे मैं देख लेती हूँ। हेलो हाइपरटोनिक, Isotonic, hypertonic, हाँ। hypotonic. हाँ एक मिनट मैम, आर मैंने कहीं सॉल्यूशन कांस्टेंट भी पढ़ा है, शायद सेम होता है ना, गैस एंड सॉल्यूशन कांस्टेंट। कहाँ पढ़ा है बच्चे सॉल्यूशन कांस्टेंट, आपने कहाँ पढ़ा है? आइडियल सॉल्यूशन के केस में पढ़ा होगा ना उसको, सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो आपके बच्चे 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक और बताओ हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक तो देखो इसमें ना इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पेपर में सिर्फ जहां से क्वेश्चन आते हैं बच्चे वो आइसोटोनिक होता है, ठीक है। पेपर में जहां से क्वेश्चन आते हैं वो आइसोटोनिक से आते हैं। तो आइसोटोनिक मतलब क्या है बच्चे, अगर वो आपको बोल देते हैं क्वेश्चन में कि भैया आपके 2 सॉल्यूशन हैं और दोनों के दोनों आइसोटोनिक हैं, आइसो का मतलब होता है सेम, इट मींस उन दोनों का सॉल्यूशन क्या है, दोनों सॉल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, π1 इज इक्वल टू π2। क्लियर है? अब π1 क्या होता है बच्चे, C1RT होता है और π2 क्या होता है, C2RT। तो हम इसमें एज्यूम करते हैं कि भैया आइसोटोनिक में गैस कांस्टेंट तो सेम ही रहेगी वैल्यू, तो R से R कैंसिल हो जाएगा। और हम ये भी मान के चलते हैं इसमें कि टेम्परेचर भी क्या होता है, सेम होता है, कि जब 2 सॉल्यूशन साथ में ले रखा है तो हम ये मान के चलते हैं कि भैया सेम टेम्परेचर पे काम चल रहा होगा। तो इससे आप ये बोल सकते हो कि C1 इज इक्वल टू C2। अगर 2 सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो इट मींस दोनों की कंसंट्रेशन भी सेम होगी। अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी तो वहां पे कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। समझे? बताओ। यस मैम। मैम समझ गए। चलो समझ गए तो बच्चे इस पे आओ, सेकेंड वाली चीज पे, हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है कम। अगर मान लो तुमने 2 सॉल्यूशन ले लिए और दोनों का मान लो एक का ऑस्मोटिक प्रेशर है π1 और एक का है π2, तो अगर मान लो π2 का क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, इट मींस तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, हाइपोटोनिक है। तो π1 को देख के आप ये बोल सकते हो कि 2 सॉल्यूशन के कंपैरिजन में π1 का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, कंसंट्रेशन कम है, तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा बच्चे, हाइपोटोनिक होगा। हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपरटोनिक में किसी को अपनी मर्जी से ज्यादा मान लो कि सपोज π1 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है π2 से, तो π1 π2 के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको बुक में अलग अलग एग्जांपल दे रखे हैं ना, वो आरबीसीज बना रखी है, रेड ब्लड सेल्स बना रखी हैं, और ये बोल रखा है कि भैया नमक वाले पानी में रखोगे, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा। इसका मैं एक सिंपल सा फंडा बताती हूँ तुम्हें, वो वाले अगर तुम्हें कंफ्यूजन होती है वैसे वाले, हाँ आलोक कह रहे कंफ्यूजिंग है, मैं बता देती हूँ, अब नहीं होगी बच्चे। देखो बच्चे, हम हर किसी स्पीसीज में ना अलग अलग कंसंट्रेशन होती है सोल्ट की, तो उन्होंने कुछ नहीं कर रखा, 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। उन्होंने बोल रखा है कि अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है तो आप बोलोगे कि भैया वो आइसोटोनिक में आएंगे। तो जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज अगर मैं बनाना चाहूँ तो उनकी जो वॉल्स हैं वो एक्ट कर रही है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है तो उसमें आप क्या बोलोगे, ना तो आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल है, ना तो वो स्वेल होंगी ना वो श्रिंक होंगी। समझे? समझे कि नहीं समझे, पहले ये बताओ। यस मैम। अगर सॉल्यूशन, अगर आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इट मींस आपकी कंसंट्रेशन, क्योंकि 2 सॉल्यूशन ले रहे हैं ना, तो अगर आपकी मान लो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, तो मतलब मूवमेंट कहाँ से होगी, इन आरबीसीज के अंदर होगी। तो आरबीसीज क्या हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगे इन केस ऑफ हाइपोटोनिक।
हाइपरटोनिक में क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो मूवमेंट कहां से होगी, आरबीसीज में से फ्लो ऑफ वाटर की मूवमेंट होगी तुम्हारे उस सॉल्यूशन में। इट मींस वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो जस्ट इसके नीचे ही लिख लो कि हाइपरटोनिक के केस में आपकी आरबीसी श्रिंक हो जाती हैं और हाइपोटोनिक के केस में स्वेल हो जाती है। इससे ज्यादा आपसे पेपर में नहीं पूछा जाता है। समझे कि नहीं समझे? बस इससे ज्यादा आपको नहीं पूछने की जरूरत है। जिनके पास बायो है उनको तो आई थिंक बहुत डिटेल में पता होगा, लेकिन जिनके पास बायो नहीं है तो जितना मैंने बताया है उतना ही ध्यान रखना, इससे ज्यादा तुमसे नहीं पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है। अगर नमक वाला पानी ज्यादा है तो श्रिंक होगा, नमक वाला पानी कम है तो भैया स्वेल होगा, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं याद। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चे? यस मैम। ओके Yes, ma'am. उसके बाद एक ना फॉर्मूला लिखो। वैसे ये फॉर्मूला मैं करवा तो नहीं रही थी, लेकिन एक्चुअली मैं क्या कर रही थी, वो तुम्हारे तुम सारे पीसीएम के हो ना? ओ मैम, पीसीबी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पीसीबी है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो जेई मेन में आया हुआ था क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली जैसे हमने ना एक चीज की थी, क्या किया था हमने, हाँ जब मैं तुम्हें मोलैरिटी करवा रही थी तो एक क्वेश्चन आया था कि तुम्हें मोलैरिटी निकालनी है फाइनल मिक्सचर की, है ना। एक क्वेश्चन था ऐसा, तुम्हारे टेस्ट में भी था कि मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, जिसके लिए तुम ये वाला फॉर्मूला लगाते थे कि मोलैरिटी V1 M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ऐसा Yes, फॉर्मूला ma'am. याद आ रहा है क्या? ऐसी यस मैम, आपने करवाया। हाँ ऐसी सेम तुम लगाओगे ऑस्मोटिक प्रेशर में। अगर मान लो तुम्हारे पास क्या आ जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा हो एक से ज्यादा सॉल्यूशन का, ठीक है, और आपको बोल रखा हो कि भैया दोनों का मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर बता दो, तो उसके लिए सेम यही फॉर्मूला लगाओगे, पाई 1 V1 पाई 2 V2 V1 प्लस V2। तो एक ये क्वेश्चन आया हुआ था तुम्हारे जेई मेन में, तो इसलिए मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला बता दिया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। रख लोगे? श्योर मैम। ओके उसके बाद बच्चे एक और चीज बचती है आपके ऑस्मोसिस वाले में, एडवांटेजेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। एडवांटेजेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। वैसे इसमें ना सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं बच्चे आपकी, कौन कौन सी, RLVP है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और क्या है आपका ऑस्मोटिक। तो अगर आपसे कोई पूछते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कि भैया सीयूईटी में तो पूरे चांसेस हैं इसके आने के, और हाँ आपको ये भी पता है ना सीयूटी का एग्जाम देने से आप अच्छे बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हो, पता है क्या ये चीज? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ तो क्वेश्चन आ सकता है बच्चे, उसमें ये पूछते हैं कि जो चारों तुम्हारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें से सबसे कौन सी बेस्ट है, तो आप बोलोगे ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा बेस्ट है। वैसे तो इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो फिर तुम पूछोगे मैम क्यों बेस्ट है ये भी बता दो, तो मैं मोटा मोटा बता देती हूँ आपको क्यों बेस्ट है। देखो बेसिकली होता क्या है बच्चे, क्योंकि आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर ना उस पे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो आप किसी भी टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर को निकाल सकते हो, इवन एट रूम टेम्परेचर पे भी ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हो। जबकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, आपको रिक्वायरमेंट है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या कर रहे थे, आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा था सॉल्यूशन के केस में, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या करना पड़ रहा था, टेम्परेचर को डिप्रेस करना पड़ रहा था, ठीक है। तो आपको टेम्परेचर ज्यादा या कम करना पड़ेगा तभी आप वो प्रॉपर्टी मेजर कर सकते हो, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में आप किसी भी टेम्परेचर पे मेजर कर सकते हो। हाँ हर्षित गलती से हो गया क्या? ये वाला Yes, ma'am. पॉइंट समझ में आ गया सबको? पहले तो ये बताओ। Yes, ma'am. दूसरा Yes, ma'am. एक ध्यान रखना बच्चे, जो हमारे बड़े बड़े पॉलीमर्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, तो आपको पता है उनका मोलर मास भी ज्यादा होगा, तो उनकी मोलर मास निकालने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करते हैं। रीजन क्या होता है, देखो रीजन देखो, आपको पता है मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा टी भी लिखूं तो वो भी M2 के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा डेल्टा TF भी। तो ध्यान देना बच्चे, अगर मैं इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल का मोलर मास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट से निकालती तो होता क्या, अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो डेल्टा टी भी बहुत कम होता, हाँ या ना, पहले ये बताओ।
होता। यस मैम। ऊपर से आप डेल्टा टीबी क्या कर रहे हो, चेंज निकाल रहे हो, टीबी माइनस टीबी नोट, ये तो और छोटा हो जाता। समझे ना मेरी बात। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जितने भी आप सपोज एनसीईआरटी की बुक खोल लेना, जितने भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन होंगे, सबकी वैल्यू 0.00 समथिंग आ रही होगी, 0.0 0.0 ऐसा कुछ समथिंग आ रखा होगा, अगर कभी नोटिस किया, नहीं किया तो अब करना। तो इस वजह से हम डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ को यूज नहीं करते हैं इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, जबकि जो पाई की वैल्यू होती है बच्चे, वो इनके कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम कोई चेंज नहीं निकाल रहे हैं, इसमें कोई हम चेंज नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए अगर हमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का मोलर मास डिटरमाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं, एस्मोटिक प्रेशर को यूज करते हैं। क्लियर हुई ये दो एप्लीकेशन? लिख लो, फॉर फाइंडिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि भैया ऑस्मोटिक प्रेशर में हम कंसंट्रेशन वर्ड क्योंकि आ रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो भैया हम इसमें मोलैरिटी भी यूज कर सकते हैं, जबकि बाकी किसी में हम मोलैरिटी यूज नहीं कर सकते। तो बस ये 2-3 है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस याद रखना, आज याद रख लेना, एक बार और रिवाइज कर लेना, बस खत्म। इसके बाद आई थिंक मुझे अब क्वेश्चन करवाने चाहिए। थर्ड कौन सा था मैम मास ऑफ के बाद क्या लिखा है? फॉर फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। आलोक एक काम करना, दे दूंगी मैं, एक काम करना मैसेज कर देना मुझे, मैं दे दूंगी। ठीक है, एक्चुअली मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा वो, लेकिन मैंने देखा था। ठीक है, कर लोगे वो तो मैं भेज दूंगी तुम्हें। चले आगे बच्चे, आई थिंक एक बार मैं देख लेती हूँ कुछ तुम्हारा छूटा तो नहीं ना, ताकि मैं तुम्हें क्वेश्चन करा दूं। चलो क्वेश्चन करते हैं बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैंड रेज करना, only just raise your hand. The size of a raw mango shrinks to a much smaller size when kept in concentrated salt solution. Which of the following process can explain this? देखो देखो, पता है मैम ने जो करो करो। ओके, हाँ जोया तुम बताओ। हाँ जोया बताओ। रिवर्स ऑस्मोसिस। बाकी किसने हैंड रेज किया था एक बार बताना। हाँ मानसी तुम बताओ। Osmosis. ओस्मोसिस बेटा। जोया भी मैंने क्या पढ़ाया, ओस्मोसिस में क्या बोला, इतनी चीख चीख के मैं बोली, अगर तुम किसी चीज को भैया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख रहे हो, नमक वाले पानी में रख रहे हो, तो उसका साइज श्रिंक होता है। तो भैया अगर आप जो कच्ची कैरी को रखते हो, नमक बरनी में रखते हो ना जब अचार बनाते हो, तो क्या होता है, साइज उसका श्रिंक हो जाता है। नोटिस किया क्या, बिल्कुल ऐसे सुकड़ सी जाती है, नोटिस किया क्या किसी ने? यस मैम। वो यही रीजन है कि उसको कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखोगे। ओस्मोसिस नहीं बच्चे, ओस्मोसिस समझे नहीं बच्चे, मैंने ओस्मोसिस में 2 चीजें बताई हैं तुम्हें जोया, कि अगर तुम नमक वाले पानी में कोई चीज रखते हो तो वो श्रिंक होगी, अगर पानी में रखते हो तो वो चीज स्वेल होगी। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना, कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, हालांकि मैंने आंसर भी यहाँ पे लिख रखा है ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, फिर भी एक बार मुझे सॉल्व करके बताना। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर मास तुम्हें दे रखा है, एंड 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस, दैट ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हें बोल रखा है। तो कैसे निकालोगे बच्चे इसको, समझाऊं या निकाल लोगे? निकाल लेंगे। निकाल लो फिर, देर किस बात की है बेटा, निकालो निकालो। सी तो आएगा लोग, आई नो बच्चे, मैंने आंसर भी यहाँ पे लिख रखा है, सी तो आएगा। आप ऐसा करोगे क्या कि पहले पाई 1 निकाल लोगे, फिर पाई 2 निकाल लोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, ऐसा करने वाले हो क्या? आलोक नोटबुक में कर बेटा,
सबको करने दो। तुम यहाँ पे चैट बॉक्स में बताओगे तो फिर कोई अगर देख लेगा तो फिर वो नहीं करेगा ना खुद से। तो प्लीज चैट बॉक्स में आंसर मत लिखो, या तो अनम्यूट करके बोलना है तो अनम्यूट करके बोलो कि कैसे किया, ताकि सारे बच्चे सुन पाए। अदरवाइज डोंट यूज प्लीज चैट बॉक्स, ठीक है। एक काम करो ना, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ऐसे निकाल लेना बच्चे, मैं आपको बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ कैसे करना है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है ना सॉल्यूशन का, तो क्या होता है वो N2/V होता है, ऐसा ही कुछ करते हो ना। तो आपके पास दो सॉल्यूशन है, N1 + N2/V × RT, बस खत्म करो, इसमें पुट करो वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, निकाल लो। यूरिया के कैसे निकालोगे, 0.6/60 करके। ग्लूकोज के कैसे निकालोगे, 1.8/180 करके, ठीक है। आर तुम्हें उन्होंने ऑलरेडी दे दिया, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़े मेहरबानी कर दी उन्होंने आर की वैल्यू देके। टी केल्विन में लेना है तो भैया 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करिए, और वी तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है 100 ml, उसको लीटर में चेंज करना। यूनिट को फिर बोल रही हूँ साथ लेके चलना, और तुम्हारा जो आंसर आएगा बच्चे वो एटमोस्फेयर में आएगा। कर लोगे क्या? या कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा जो पहले तो π1 अलग निकालेगा, π2 अलग निकालेगा, फिर दोनों को ऐड कर देगा, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना बच्चे, क्योंकि हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये स्टडी किया था कि आपका जो है नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, राइट। आप नेचर क्या ले रहे हो, यूरिया ले रहे हो, ग्लूकोज ले रहे हो, डजेंट मैटर, तो आप इसमें डायरेक्ट ऐड कर सकते हो N1 + N2 करके, हो जाएगा। चलो आगे करो, ये वाला क्वेश्चन करो। A 5.25% solution of a substance is isotonic with 1.5% solution of urea. फिर भी किसी का नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना। In the same solvent, if density of both the solution are assumed to be equal to 1 gram per centimeter cube, molar mass of substance will be. देखो आइसोटोनिक का मतलब क्या हुआ कि π1 = π2, हाँ या ना। यस मैम। और क्योंकि आइसोटोनिक है ना, और π1 π2 का मतलब क्या है कि C1 = C2, ठीक है। और C1 = C2 कैसे करोगे, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू V। इसको एक काम करती हूँ 1 से ले लेती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में, 1 मिनट रुको। W1/m1V = W2/m2V, ठीक है। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आपको W1 कितना दे रखा है बच्चे, 5.25% सोल्यूशन का मतलब क्या है कि 5.25 ग्राम इन प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, हाँ या ना। और ऐसे ही 1.5% सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, 1.5 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, यानी कि भैया वॉल्यूम भी क्या है, सेम है। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, हाँ या ना। कंफर्म करते जाओ, पता चले मैं बोली जा रही हूँ Yes, ma'am. चलो ठीक है। तो यानी कि W1/m1 बच गया = W2/m2 बच गया, ठीक है। तो 5.25 है अननोन का, जिसको आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, और जो यूरिया है उसका सोल्यूट का मास है 1.5 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 60। तो आप यहाँ से M1 निकाल लोगे क्या? हाँ मैम। Yes, ma'am. जल्दी से एक बार करके देखो कि आंसर 210 ही आ रहा है क्या, मुझे कंफर्म कीजिए। मुझे कंफर्म करो इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है आंसर। मैम एक डाउट है। हाँ हाँ बोलो शायका। मैम हमने ना मैम वी को मैम कट कर दिया। इवन यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि सॉल्वेंट हमने सेम लिया, सोल्यूशन थोड़ा सेम लिया हमने। हाँ बेटा सोल्वेंट सेम है, सेम सोल्वेंट है, ठीक है। मतलब सेम सोल्वेंट है। सपोज तुमने ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाया पानी में, और जो अननोन जिसका तुम्हें मॉलिक्यूलर मास निकाला है उसका भी पानी में बनाया, ठीक है। लेकिन उन्होंने बच्चे ये हिंट दे दिया शायका कि 5.25% सोल्यूशन है किसी सब्सटेंस का। इट मींस क्या हुआ कि 5.25 ग्राम मिलाया होगा 100 ml सोल्यूशन में। ऐसे ही सेम यूरिया भी 1.5 ग्राम मिलाया होगा, 1.5 ग्राम मिलाया होगा शायका 100 ml में। तो दोनों का वॉल्यूम सेम है बच्चे, तो मैंने वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल कर दिया। मैम 210 ही आ रहा है आंसर। अच्छा आ गया क्या सबका? चलो Yes, फिर ma'am. ठीक। शायका समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, तो वॉल्यूम कैंसिल कर दिया।
तो जनरली बच्चे, आप जब भी आपको पेपर में आइसोटोनिक से क्वेश्चन आया ना, हमेशा याद रखना मोस्ट ऑफ द टाइम यही वाला फॉर्मूला लग रहा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम यही फॉर्मूला लग रहा होगा। अगर उन्होंने आपको ऐसा करके दे दिया, परसेंटेज करके दे दिया, अगर वॉल्यूम उनको डिफरेंट करना है तो वो डेफिनेटली मेंशन करके देंगे कि भैया वॉल्यूम इसका ये उसका वो है, अदरवाइज इससे काम चल जाता है हमेशा। चलो आगे चलें क्या, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। इफ 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम तुम्हें दे रखा है, containing 0.73 gram of a protein A is isotonic with 1 liter of another solution containing 1.6 gram of protein B, the ratio of molecular mass। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं क्लास में नहीं कराऊंगी, ये तुम होमवर्क के लिए लोगे। समझ आया क्वेश्चन या समझाऊं? समझा दूं तो एक बार बोलो बेटा, समझाऊं क्या? मतलब क्वेश्चन समझाऊंगी, करोगे तुम घर से। आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया कि 177 आएगा। रेशियो निकालना है तुम्हें MA/MB। तो देखो बच्चे, आपको A दे रखा है और B दे रखा है, समझे? A का वॉल्यूम दे रखा है 250 सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप लीटर में चेंज कर लेना, ठीक है। A का सोल्यूट का मास दे रखा है बेटा 0.73 ग्राम, ठीक है। B में क्या दे रखा है? वॉल्यूम 1 लीटर दे रखा है, और W2 दे रखा है 1.65 ग्राम, है ना, सब कुछ दे रखा है। तुम्हें क्या करना है? MA/MB निकालना है। उसका जब आप सॉल्व करोगे ना तो 177 आएगा। और ध्यान देना शायका, अब आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया। देखो बच्चे, अब दोनों में वॉल्यूम अलग अलग लिख रखा है ना, तो दोनों आइसोटोनिक है, तो π1 = π2 करके C1 = C2 करके आपका आंसर निकल जाएगा। कर लोगे सारे? यस मैम। है ना, मॉलिक्यूलर मास का रेशियो निकालना, ये आ जाएगा आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हाँ बोलो डिम्पल, कुछ कह रहे थे क्या? नो मैम। ठीक है, आई थिंक हो जाएगा। तो अब हमारे पास बच्चे जितना भी टाइम बचा है उसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। उसके क्वेश्चंस जो हैं वो हम फिर जब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम वेडनेसडे को तब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रो वाला पार्ट बता देती हूँ तुम्हें। चलो देखो, एबनॉर्मल मतलब समझते हो क्या बेटा? जो नॉर्मल ना हो। हाँ, जो नॉर्मल ना हो। तो देखो बच्चे, एक्चुअल मोलर मास। इसकी एक कहानी सुनाऊंगी मैं, इसकी एक कहानी सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। लिखवा भी दूंगी लेकिन पहले कहानी सुनो। देखो, अभी तक हम क्या स्टडी कर रहे थे, सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने देख ली, है ना। और जितने भी तुमने क्वेश्चन देखे हैं, चल अगर मैं तुम्हें सारे, अगर आप क्वेश्चंस रिकॉल करोगे बच्चे, या आपने एनसीईआरटी में ट्राई किया होगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, तो आपने वहां देखा होगा कि जो आपको सोल्यूट दे रखे थे ना, वो सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे, सारे के सारे आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट थे। याद है क्या? यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब दे रखा था। ग्लूकोज, सुक्रोज, या आप बोल सकते हो आपका जो इथेनॉल है वो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट में ही कंसिडर किया गया है, ठीक है। वैसे तो ये होता है, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेकिन इतना ज्यादा डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए हमने इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाली कैटेगरी में रख दिया इस चैप्टर में, ठीक है। तो आपने ये वाले देखे होंगे। तो इससे क्या हो रहा था, आप कुछ नहीं कर रहे थे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे थे और डायरेक्ट अपना आंसर निकाल रहे थे। लेकिन अगर मान लो आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हो, सपोज NaCl ले लेते हो, ठीक है, या आप ले लेते हो CaCl2 ले लेते हो, MgCl2 ले लेते हो, जो भैया पानी में डिसोसिएट होगा। तो अगर आपने इसको पानी में डिसोसिएट किया, एंड एज यू नो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे, हाँ या ना? यस मैम। अगर नंबर ऑफ वो सोल्यूट पार्टिकल पे बच्चे डिपेंड करती है, तो भैया जब आप इनको पानी में डालोगे, हमें तो क्या लग रहा था कि भैया एक ही सोल्यूशन है ये, लेकिन जब आप इसको पानी में डालोगे इन इलेक्ट्रोलाइट्स को, तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं NaCl का, तो जब उसको आप पानी में डिसोसिएट करोगे, Na+Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। इट मींस जो हमें लग रहा था कि वो एक ही पार्टिकल है, भैया वो पानी में टूट के तो 2 पार्टिकल में वो हो गया, डिवाइड हो गया। तो इट मींस नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हो गए इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट,
हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए इन केस ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हो गए बच्चे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो इंक्रीज होनी चाहिए ना? हाँ या ना? मैम अगर छोटे आपने पानी में डाला तो उसके दो मॉलिक्यूल, दो आपको मिल गए, आयंस मिल गए, तो भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल हो जाएगी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि वी नो भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो एक्सपेरिमेंटली अगर आप देखोगे फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्सपेरिमेंटली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है वो ज्यादा मिलेगी कैलकुलेटेड से। कैलकुलेटेड कौन सी? जो हम निकालते हैं। और अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो बोलो बेटा, ये चीज, ये कहानी जो मैंने सुनाई समझ में आ गई? मैम ये एग्जैक्ट नहीं निकलती, क्या हुआ सार्थक? ये एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते क्या हम? नहीं निकाल सकते हो। मैं अभी वांट ऑफ फैक्टर अभी मैंने बताया नहीं है ना, उससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट निकल जाएगी। ठीक है, अभी मैं फिलहाल आपको इंट्रो समझा रही हूँ, इंट्रोडक्शन दे रही हूँ एक्चुअल में है क्या ये चीज। ठीक है, चलो हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये देखो, अभी मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगी, टेंशन ना लो। अगर मान लो मैं केसीएल लिखूं, के प्लस सी एल माइनस, के प्लस सी एल नेगेटिव, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? एन की वैल्यू हो जाएगी 2, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं एक एग्जांपल ये दे दूं बच्चे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का K3FeCN6, इसकी 4 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 3K प्लस FeCN6 3 नेगेटिव। तो कितने पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे हैं? 3 इसके मिल रहे हैं, 1 इसके, तो एन की वैल्यू हो जाएगी। तो ये भी तुम्हें आने चाहिए दिखाने। हाँ बच्चे, ये तो बात थी फॉर डिसोसिएशन। फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के लिए ध्यान रखना, आपकी मॉलिक्यूलर मास कम हो जाता है क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं एसोसिएशन के केस में तो उल्टा हो जाता है, क्योंकि अगर मान लो तुम, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आलोक बच्चे। नहीं, कुछ फुल्ली डिसोसिएट होते हैं, कुछ पार्शली डिसोसिएट होते हैं, वो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर मान लो तुम यहाँ पे एग्जांपल लेते हो एसिटिक एसिड का बच्चे, तो आपको पता है एसिटिक एसिड ऐसे तो नहीं एग्जिस्ट करता, डाइमर में एग्जिस्ट करता है। याद है क्या तुम सबको? Yes, ma'am. याद है क्या बच्चों को? हाँ, ठीक है, तो इस तरह से डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है अब इसमें? लेके तो तुम एक मॉलिक्यूल चल रहे हो, लेकिन एक्चुअल में वो 2 है। मतलब कर क्या रहे हो तुम? 2 एसिड मॉलिक्यूल। एक पूरा डाइमर मिल रहा है ना तुम्हें इस तरफ, इस टाइप से। तो इट मींस जब आप इसमें निकालोगे बच्चे तो आपका मॉलिक्यूलर मास आपको ज्यादा मिलेगा कम की बजाय, क्योंकि आपको अब डाइमर मिल रहा है। लेके 2 चले थे लेकिन मिल रहा है 1। इट मींस अगर 1 मिल रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम, और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो अभी जो स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा था या जो भी था, आई थिंक समझ में आ गया। एसोसिएशन के केस में बच्चे उल्टा होता है, डिसोसिएशन के केस में उल्टा होता है। तो अब जल्दी से ये सारी वैल्यू लिख लो, ये सारी चीजें लिख लो ताकि तुम भूलो ना। ठीक है, लिखो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन लिखो, मैं तुम्हें बोल रही हूं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, मैं इस पे नहीं लिख रही हूं, तुम मैं बोल रही हूं, मैं लिखो। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स which dissolves completely or to small extent in the solution, the number of particles in the solution increases. और के बाद मैं नहीं पर बोलना दोबारा से। किसमें बच्चे? स्मॉल के बाद?
completely or अच्छा, completely, which dissociate completely or to small extent in the solution, comma, the number of particles in the solution increases. फिर लिख देना कि as colligative property is directly proportional to number of solute particle, as colligative property is directly proportional to number of solute particle, तो होगा क्या, जो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो कैलकुलेटेड से ज्यादा होगी और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो कम होगा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास से। डिसोसिएशन के केस में, और ये 2 एग्जांपल लिख लेना, ठीक है, ये 2 एग्जांपल लिख लेना। कर लिया क्या? यस मैम। yes ma'am ठीक है, उसके बाद लिखो सेम डेफिनेशन तो लिख लेना, उसके बाद लिखो फॉर एसोसिएशन, फॉर 5 मिनट, फॉर एसोसिएशन एग्जाम्पल लिख लो एसिटिक एसिड का, अगर आप बेंजीन में लेते हो तो, और आपको पता है वीक एसिड है तो भैया पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होगा, राइट। इस केस में लिख लो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेस देन होगी कैलकुलेटेड से, और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो ज्यादा होगा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास से, बस। ठीक है, अब तो भैया ये तो लोचा हो गया, हम तो देख रहे थे पहले, हम तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पहले वैल्यू पुट कर रहे थे, हम अपना आंसर निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ तो ये हो गया कि अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया कि जो भैया पानी में डिसोसिएट करने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारी वैल्यू में तो चेंज आ जाएगा। तो इस सिचुएशन से हमें बाहर निकालने के लिए कौन आया, जल्दी बताओ? वांट ऑफ फैक्टर आया, वांट ऑफ फैक्टर आया, जिसको आप किससे डिनोट करते हो बच्चे? आयोटा से। तो जो आप पहले अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकाल रहे थे बच्चे सारी, अगर आप उनको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बच्चे मल्टीप्लाई कर देना है आयोटा से, विच इज योर वांट ऑफ फैक्टर। अपने आप लिख लो। लिख ली? लिख लिया क्या बेटा? यस मैम। अब आयोटा क्या है? आयोटा भी हमें लिखना पड़ेगा। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय में कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड कौन सी है? जब आपका कोई डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हो रहा, लिख लो क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। व्हेन नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन अकर्स। और आपकी ऑब्जर्व्ड कब है? बिफोर एंड आफ्टर डिसोसिएशन क्या चेंज आया? बिफोर एंड आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद हमें बच्चे आयोटा की ना क्योंकि हमें क्वेश्चन सोल्व करना है तो उसके लिए हमें आयोटा की वैल्यूज देखनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, जो मैं करवा रही हूँ सिर्फ उसको ध्यान रखो, पेपर में वहीं से ही आने वाला है। ये लो बच्चे स्लाइड, इसके क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन, अभी तो नहीं हो पाएगा, तो आप घर से पहले रिवाइज करेंगे अच्छे से, फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो बच्चे लिखो फॉर एसोसिएशन, सॉरी पहले लिखो डिसोसिएशन। फॉर डिसोसिएशन अल्फा होता है आइटा -1 डिवाइड बाय n-1। अब अल्फा क्या चीज है कि भैया कितना डिसोसिएशन हुआ, विच इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा है ना इसको। n क्या है बच्चे? n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड। समझ पा रहे हो क्या चीजों को?
यस जल्दी मैम। जल्दी चैट बॉक्स में बताओ आइटा क्या है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर है। ओके हाँ समझ पा रहे हो मैं क्या लिखवा रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही बच्चे एसोसिएशन के केस में लिखो, सिर्फ आपको ये लर्न करना है, डेरिवेशन पे मत जाना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अल्फा क्या है, आइटा -1 1 बाय n -1। किसके केस में, एसोसिएशन के केस में सेम, आइटा तुम्हारा वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, n तुम्हारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट कितने एसोसिएट हुए। एसोसिएशन के केस में n क्या है बच्चे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एसोसिएट हुए हैं टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल। लिखवा दूं क्या, नंबर ऑफ नो सोल्यूट मैम। सोल्यूट पार्टिकल एसोसिएट टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल, टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल। जैसे CH3COH के केस में कितनी वैल्यू आएगी n की, 2 आएगी। दो मॉलिक्यूल आपस में एक मॉलिक्यूल बनाए ना, तो वही देखना आपको कितने मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो CH3COH में दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया, तो 4CH3COH के केस में n की वैल्यू 2 रहेगी। क्लियर है बच्चा लोग? यस मैम। ओके, एक काम करेंगे, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट लो एक बार। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार तुम्हारे पास होना चाहिए। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस मैम। इसका तो वो है सॉल्यूशन, इसको रहने दो। इनका लो, ले लिया? यस मैम। यस मैम। इसका लो, ले लिया। ठीक है। ले लिया मैम। इसका लो, ले लिया। इसका ले भी लिया। लो। ले लिया। ले लिया। ये देखो नला है। ले लिया। इसका लो, ले लिया। ले लिया। इसका, ले लिया। बस ले लिया। ठीक है, पता है ले लिया। लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा दो जो ग्रीन कलर में था। ये लोग, यही है लास्ट बेटा, ये रहा। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और भी मैं 2-4 क्वेश्चन और ऐड कर दूंगी। तो हमारी बच्चे नेक्स्ट क्लास रहने वाली है सारा का सारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। यस तो मैम। समझ ओके में मैम। आया? एबनॉर्मल मास को रिवाइज कर लेना बच्चे अच्छे से, इजी है बिल्कुल, ठीक है। ओके मैम। हाँ, डेरिवेशन पे नहीं जाना, क्योंकि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। यस, अपने लिए। फिनिश्ड। लेकिन मेरी साइड से फिनिश, तुम्हारी साइड से हुआ है कि नहीं हुआ आई डोंट नो, वो तब होगा जब तुम मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अभी भी चैप्टर मैं ये नहीं कहूंगी पूरी तरह से फिनिश हुआ है, क्योंकि हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब तक नहीं कर लेते हैं तब तक मैं ये नहीं बोलूंगी कि चैप्टर फिनिश, ठीक है बच्चे? ओके मैम। यस मैम। ओके मैम। ओके, तो सबसे अच्छी बात है जितने बच्चे स्टार्टिंग में थे उतने ही बच्चे यहाँ पे भी हैं। तो एक बार मैं नेम वगैरह ले लेती हूँ। अनस, अंकित, अर्शिता, स्तुति, डिम्पल, दिव्या। यस यस बोल सकते हो बेटा तुम। हर्षित, आलोक, हो चुका। तुम, महक, यस यस यस। मयंक, नीलेश, पीयूष। पीयूष आज बोले नहीं बेटा। सलोनी, यस मैम। सार्थक, सौरव, शायका, श्वेता, तान्या एंड यस मैम। यस मैम। ओके, सार्थक की साइड से 65% हो गया। उसको जल्दी से देखो, उसको जल्दी से परसेंटेज को बढ़ाओ बेटा, ठीक है। यस मैम। ओके, जिसका ये रह गया थोड़ा बहुत रह गया, आई मीन जिसने लेट वगैरह ज्वाइन किया है। मानसी बोला है बेटू मैंने, तुम्हारा नाम मानसी है या मानसी? मैम मानसी। ओके मानसी, मैंने बोला था बेटू तुम्हारा नाम, ठीक है। तो जिसका रह गया थोड़ा बहुत, जिसने लेट ज्वाइन किया,
तो वो आप रिकॉर्डिंग से देख लेना, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, एंजॉय करना फेस्टिवल, आपको भी Thank you, ma'am. Independence Same to Day। you. ठीक है, और पढ़ाई भी कर लेना, ठीक है बेटा। तो मंडे का तुम्हारा ऑफ रहेगा, मंडे को कोई क्लास नहीं होगी। ओके बच्चे, चलो ठीक है, थैंक यू मैम। ओके बेटा।